नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है 2025 की नई जनरेशन की रेनो डस्टर। रेनो डस्टर जो है वो अब फाइनली इंडिया आने के प्लान जो है वो बन रहे हैं, गरमा रहे हैं। वो अलग बात है कि काफ़ी लेट मेरे ख्याल से तो ये हो रहा है। ट्रेन आ गई है मेरे पीछे जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी आवाज़ फिर भी आ रही होगी। तो काफ़ी लेट जो है ये प्लान्स हो गए हैं, बट देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो सकती है। बिकॉज सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ेगा, मज़ा बढ़ेगा। डस्टर का नाम है तो थोड़ी बहुत सेल जो है वो वैसे भी एक्सपेक्टेड है। और रेनो का जो है क्या पता थोड़ा इस बहाने रिवाइवल भी जो है ओवरऑल ब्रांड का हो जाए, और निसान जो है उसको खरीद के वो बाहर फेंक दे, इतने उनके पास पैसे भी हो जाए ताकि वो थोड़ा सा और बेटर स्ट्रेटजी बना पाए, या फिर क्या पता निसान भी रिवाइव हो जाए। है नहीं, वे सारे मुंगेरी लाल के सपने हम छोड़ते हैं, फोकस करते हैं रेनो डस्टर पे। दिस इज नॉट रियली ए रेनो डस्टर। इनफैक्ट डस्टर कभी रेनो की कार थी ही नहीं, डाचिया की थी। हाँ, वो अलग बात है कि डाचिया खुद रेनो ने खरीद रखी है, तो गंगाधरी शक्तिमान है, इसीलिए डस्टर को कुछ मार्केट्स में रेनो बेचता है और कुछ में डाचिया। एनीवे, ये न्यू जनरेशन डस्टर डीजल के साथ नहीं आती है। एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन के साथ और एक 1.6 NA पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आती है। इंडिया में हमें उम्मीद सिर्फ पेट्रोल की है इनिशियली। वैसे प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप यूरोप की प्राइस देख लो तो 20 लाख रुपए में आती है गाड़ी। बट आई एम प्रीटी श्योर रेनो अगर इंडिया में डस्टर लाएगी तो ये गलती तो नहीं करेगी कि स्टार्टिंग प्राइस 20 लाख रुपए कर दे। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वही टिपिकल हमने जो रेनो की देखी है वही है, बस यहाँ पे क्योंकि डाशिया नाम से आती है तो DC का लोगो बना हुआ है। और DC दिलीप छबड़िया नहीं है, DC डाशिया का लोगो है नया वाला। और ये जो है रेनो की टिपिकल चाबी है, वैसी की वैसी हमने कितने में देख ली, ट्राइबर में, रेनो में, पता नहीं कौन, ऑलमोस्ट सारी रेनो जो आई हमने उसमें देखी है। लॉक अनलॉक लोकेट करने के लिए और बूट जो है उसको अनलॉक करने के लिए। बूट जो है वो इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है, तो आपको जो है जो करना है यहीं से करके फिर उसको मैनुअली लिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप अनलॉक बटन दबाए रखेंगे तो गाड़ी जो है उसके ना सिर्फ मिरर अनफोल्ड होंगे बल्कि विंडोज़ रोल डाउन होती है, चारों की चारों। जी हाँ, चारों विंडोज़ जो है वो रोल डाउन होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऑब्वियसली लॉक बटन दबा के रखने पर वो बंद भी हो जाती है, तो वो दो फंक्शन आएगा ही। एनीवे, द डिज़ाइन लुक्स मच मोर इंटरेस्टिंग पहले वाले से। पहले वाला जो है उसकी थोड़ी थोड़ी रिजेम्बलेंस ज़रूर आती है, मतलब इस जगह पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा पहले वाली की याद आएगी। और उस पोर्शन में भी जब आप देखोगे तो आपको जो पुरानी डस्टर है उसमें दिखेगी। बट सब नया है, प्लेटफॉर्म सब कुछ नया है, कुछ भी है नहीं पुराने वाले से शेयर किया हुआ, ना ही किस तरीके का मटेरियल शेयर किया है, ना ही किस तरीके की और कोई चीज़ जो है वो शेयर की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है अनलॉक करके बताता हूँ कि यहाँ पे जो है आप DRL देख ही पा रहे हो, और ये जो DRL है इसके बीच में जो है एक वाइट स्ट्रिप है, उसको इस्तेमाल किया जाता, मज़ा आता। बट इसके ऊपर वाली लाइन जो है, मतलब ये वहाँ पे दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो इंडिकेटर में टर्न हो जाती है। जब भी इंडिकेटर जलना होता है या हज़ार लाइट जलनी होती है तो वो होता है। आपके पास में LED लाइट है लो बीम के लिए, लेकिन हाई बीम जो है वो अभी भी हैलोजन जो है इस्तेमाल की गई है। और नीचे की तरफ फॉग लैम्प हैलोजन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, ये ऐसा एयर डैम जो है वो दिया गया है। और आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ही है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो ज़रूर आपके पास में आता है, और यहाँ पे प्लेस अगर आप देखो तो ये 360 डिग्री के फ्रंट कैमरा है। मैं इस गाड़ी के 360 डिग्री कैमरा से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे से वो दिखते हैं। बट फिलहाल के लिए आगे की तरफ यही है। डास का कैमरा जो है वो वहाँ पे आप देख सकते हो। और टायर साइज़ जो है 215, 65, 17 ये रखा गया है। बढ़िया टायर साइज़ है, इस तरीके की गाड़ी पे यही टायर साइज़ होने चाहिए। इनफैक्ट ये तो जो है 4x4 ऑप्शन में भी आती है, तो वो वाला उसके हिसाब से जो है बढ़िया ये ओवरऑल टायर साइज़ जो है। 17 इंचज़ के व्हील है, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। जहाँ पे अभी आ रही है वहाँ पे तो 17 और 18 वगैरह के 17 इंचज़ के कुछ इस तरीके के दिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डस्टर की ब्रांडिंग है, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किया गया है, 20% उसको जो है यहाँ मेंशन किया गया है सेटली। और आपके पास में किसी भी तरीके का कोई जो है रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको दबाओगे तो ये खुला ही मिलेगा। उसका जो चाबी है, रेनो का बहुत ही बढ़िया सिस्टम काम करता है। जो चाबी है वो उसके हिसाब से, मतलब दूर हो या देखो लॉक होगी और मैं नज़दीक आऊँगा तो अनलॉक हो जाएगी। ये सिस्टम विदाउट अ फेल बढ़िया काम करता है रेनो में, और मेरे को तो बेस्ट चीज़ लगती है। इसी तरीके का सिस्टम सब गाड़ियों में दे दो बोले। यहाँ पे डाशिया लिखा हुआ है, पीछे की तरफ टेल लाइट डिज़ाइन अगेन इंटरेस्टिंग। रिक्वेस्ट सेंसर जो है, सॉरी पार्किंग सेंसर जो है साइड में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दो देयर इज़ नो सेल्फ पार्क ऐसा कुछ चीज़ जो है वो नहीं है। डस्टर हाइब्रिड ये वाली, क्योंकि हाइब्रिड मेंशन है। जो 4x4 उसमें 4x4 मेंशन आता है, और जो नॉन हाइब्रिड 4x4 भी नहीं है उसमें कुछ भी ऐसा अलग से मेंशन नहीं आता है। डाशिया का लोगो यहाँ पे है, रेनो का आप इमेजिन जो है लोगो कर ही सकते हो। और उसके अलावा जो है कुछ भी ऐसा वाइड आपको देखना किस तरीके की दिखती है, तो इस तरीके की दिखती है। आपको मैं एक बार बूट ज़रूर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो है रियर टिंटेड ग्लासेस अलाउड है, इसलिए रियर टिंटेड है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी रियर ग्लास टिंटेड अब अलाउ
अलाउ कर देने चाहिए थोड़े तो, बट फिर भी गवर्नमेंट नहीं करती है। ये बूट स्पेस है आपके पास में। अभी जो हाइब्रिड है इसमें थोड़ा सा बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ है। सॉरी, मेरा ये खुला रह गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसमें से कुछ इक्विपमेंट निकाला था कैमरा का शूट करने के लिए। तो हाइब्रिड जो उसका थोड़ा सा बूट स्पेस कम है, बट इतना मतलब ये काफ़ी दिख रहा है सफिशिएंट, वो इसलिए क्योंकि कोई भी स्पेयर टायर वगैरह जो है उसके नीचे नहीं है। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये चीज़ जो है ये याद रखना, अभी मैं अंदर दिखाऊंगा बहुत सारी जगहों पे, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। यहाँ पे जो है आपके पास में 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, इधर आपके पास में हेलोजन लैंप है, हुक जो है वो दिए गए हैं दोनों तरफ, और ये जो मैं दिखा रहा था आपको ये इधर भी एक आपको मिल जाता है। एनीवे, इधर सिर्फ इतना ही, पीछे की तरफ मैं जो है इसको कर देता हूँ बंद, और मेरे ख्याल से साइड में भी सब कुछ हो गया। पेट्रोल ओनली, अब पेट्रोल के अलावा ये गाड़ी नहीं आएगी, डीजल नहीं आएगी बेसिकली। पेट्रोल में ही 2 ऑप्शन आ जाएंगे, 1.6 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन, ये 2 ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। एनीवे, गाड़ी लॉक हो गई, वापस अनलॉक हो गई। हम बैठते हैं अंदर और बात करते हैं गाड़ी में क्या चीज़ें हैं। देखो अंदर से भी एकदम ब्रांड न्यू हो गई है। अरे यार, एक एनिमेशन आ रहा था, मैं मिस कर गया आपको दिखाना, बढ़िया एनिमेशन आता है, दिखाने की कोशिश करूँगा वापस। रुको, मैं कोशिश करता हूँ अभी दिखाने की। ये आए हम गाड़ी से दूर, और ये गाड़ी हो गई हमारी लॉक। अब थोड़ी देर वो एनिमेशन चलेगा, मतलब लॉक होने वाला, और उसके बाद में जो है मैं गाड़ी को अप्रोच करता हूँ। ये गाड़ी हुई अनलॉक, ये मैंने खोला, एंड लेट्स सी वो दिखेगा क्या। हर बार नहीं दिखता है, हाँ दिख जाएगा। ये देखो, ये बहुत बढ़िया एनिमेशन आता है, लुक्स ब्यूटीफुल, ऐसे पहाड़ और इस तरीके का एनिमेशन जो है आपके पास में आता है, और उसके बाद में जो है एकदम से गाड़ी हो जाती है ऑन। अब मैं सीट को लेता हूँ पीछे और हर एक चीज़ की बात करते हैं तसल्ली बख्श तरीके से। देखो, हार्ड प्लास्टिक, हर जगह हार्ड प्लास्टिक, कहीं पे भी कुछ भी सॉफ्ट प्लास्टिक जो है वो नहीं दिया गया, और सॉफ्ट टच जो है या रबर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ये तो गाड़ी को मैं पहले चालू कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इंजन स्टार्ट ऑफ बटन आपको मिलता है, ये नीचे की तरफ जो देख पा रहे हो, तो गाड़ी मैंने चालू कर ली, और किसी भी तरीके का सॉफ्ट मटेरियल नहीं मिलता है। और डस्टर के साथ ये बात हमेशा रही है कि भले ही सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ जो है अब थोड़ी सी लग्जूरियस है, थोड़ी बेटर मटीरियल के साथ में आती है, चाहे इंडिया का मार्केट ले लो चाहे बाहर का मार्केट ले लो, लेकिन डस्टर जो है वो सिर्फ रगेड मटीरियल के साथ में, बढ़िया क्वालिटी बिल्ड के साथ में आने वाले लॉजिक के साथ में आती है गाड़ी। तो आपको जो है अगर सॉफ्ट मटेरियल वाली चीज़ चाहिए तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये वाला पार्ट जो है काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे किया गया, रगेड पार्ट है, कोई भी ऐसा इशू किसी तरीके का नहीं है। यहाँ पे आपको सारे जो कंट्रोल है मिरर के वो दिख जाते हैं, वन टच अप डाउन सारी विंडोज़ का। उसके बाद में ये जो पार्ट दिया गया सॉफ्ट टच है, बट दिस इज अ रिसाइकल मटीरियल। इसका कुछ नाम है रेक्स्टर या ऐसा कुछ तो नाम जो है रेनो ने रखा है, बोले कि ये हमारा ट्रेडमार्क सिग्नेचर मटीरियल है जो कि हमने यूज़ किया हुआ है, रिसाइकल मटीरियल से बना हुआ है। उसके बाद में नीचे जो है अलग कलर का हार्ड प्लास्टिक है, और अगर आप देखो तो बॉटल होल्डर जो है वो भी है, एक बड़ा बॉटल होल्डर यहाँ है, और उससे ज़्यादा बड़ी बॉटल जो है वो यहाँ पे हो सकती है, बट वो स्लिप होकर बाहर आ जाएगी, तो इट्स नॉट अ प्लेस फॉर बॉटल, बट स्पेस जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिया गया है। इधर आपके पास में कुछ शॉर्टकट्स हैं, जिनमें से ये जो है बड़ा काम का चीज़ है। 2 बार दबाओ, आपके काफ़ी सारे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स वगैरह जो है बंद हो जाते हैं एक साथ, तो कोई लोड नहीं लेना, और ऊपर लाइट आती है जब चालू होते हैं तो। उसके बाद में इकॉनमी मोड में जाने के लिए हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो दिया गया है। बिल्कुल हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है इस तरीके का मैंने पहली बार देखा है। ये ई सेव मोड है, ये क्या करता है, ये आपकी गाड़ी में जो हाइब्रिड बड़ी वाली बैटरी है उसको सफिशिएंट चार्ज रखने का मोड है, कि भैया एक हाइब्रिड बैटरी को सफिशिएंट क्वांटिटी तक चार्ज रखो, ताकि मुझे कभी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पे गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो हो जाए। अभी ड्राइव करते तो और बात करेंगे इसकी। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, और ये कुछ डमी बटन है। इस गाड़ी में डमी बटन कुछ और जगह भी है, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि टॉप एंड मॉडल है। एनीवे, आपको इंजन पे खोल के दिखाऊंगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई इंजन में। मैं दिखाता हूँ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। खोलो भाई, ये देखो, दिखा इंटरेस्टिंग ये चीज़ आपको नहीं दिखी, मैं बताता हूँ भाई। मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, ये एयर फ्रांस का A318 है, बेबी बस बोलते हैं इसको, बहुत बढ़िया चीज़ है। एनीवे, सो ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1.6 लीटर का जो हाइब्रिड इंजन है वो तो ठीक है, मतलब उसमें कोई देखने लायक चीज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ओपन है, खुला है, ऐसा कोई नीट पैकेजिंग भी नहीं है। बट हाइड्रोलिक स्टर्ट्स जो है वो इस बजट में कौन देता है, ये देखने लायक चीज़ है। बड़ा अच्छा बड़ा इंजन पे है, डीजल फिट हो सकता था यार इसमें, पता नहीं क्यों नहीं किया। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में कुछ ज़्यादा देखने लायक चीज़ है नहीं, तो मैं वापस आता हूँ। इंजन जो है अपने आप ही बंद हो गया, क्योंकि बैटरी सफिशिएंटली चार्ज हो गई होगी इसलिए।
अब आते हैं हम वापस बाकी चीज़ों पे। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है उसके स्टॉक इंडिकेटर स्टॉक पे दिए गए कंट्रोल्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर के, और ये जो देख पा रहे हो टिपिकल रेनो वाली चीज़ है, कुछ ना कुछ हटपटा देंगे ही वो। ये सोर्स चेंज करना हो ऑडियो का, ऑडियो प्लस माइनस करनी हो या म्यूट करनी हो, ये मोड चेंज करना हो, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये इससे म्यूज़िक वगैरह जो है वो रोटेट करके आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ट्यूनिंग बेसिकली। एनीवे ओके, म्यूज़िक चालू हो गया। मैं ओहो रुको, ओके इससे पहले ही कॉपीराइट आ जाए, ये लो। एनीवे पर है ये यूज़ करने में इजी है, बट थोड़ा टाइम लगता है। बाकी गाड़ियों में यही है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं कहाँ से करूँ, ये दबाऊँ, पर वो होता है यहाँ पे। एनीवे तो यहाँ पे आपके पास में सारे क्रूज़ कंट्रोल और लिमिटर का फंक्शन है। इस बजट में कोई भी लिमिटर वाला फंक्शन जो है नहीं देता था जब वो रेनो डस्टर और वो बाकी गाड़ियाँ आती थी, मतलब रेनो कैप्चर भी आने लगी और वो सब बाकी निसान रेनो भी आने लगी। कोई भी देता नहीं था ये फंक्शन, ये लोग देते थे और ये अभी भी बरकरार रखते हैं। लेकिन एक गाड़ी है जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर का फंक्शन मिलने वाला है थोड़े दिनों में इंडिया में, जो आ रही है ऑलरेडी, उसका अपडेट आएगा। मैंने देख ली है उस गाड़ी को, बट उसके बारे में आपको बता नहीं सकता, एक एम्बार्गो की चीज़ होती है, साइन की है मैंने। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि एक तय टाइम से पहले जो है किसी को वो चीज़ बतानी नहीं है। हम लोगों को कभी कभी पहले दिखाई जाती है ताकि हम कुछ फीडबैक वगैरह दे पाएँ उसके बारे में। तो एनीवे यहाँ पे आपके पास में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये कॉल का बटन है, यहाँ पे वॉइस कमांड वगैरह से रिलेटेड, और ये जो है आगे पीछे होना है, और ये जो है चेंज करना है डिस्प्ले किसका, ये किसकी बटन है, वेल MID के। यस, एक MID मिलती है आपको 7 इंच की, प्रॉपर MID जो है 7 इंच की यहाँ पे है। हालांकि उसके साइड में जो है ये कुछ और जो देख पा रहे हो अतरंगी चीज़ें, ये अलग है। उसका रीज़न सिंपल ये है कि आप साइड वालों को फोकस करो। अभी जैसे MID शिफ्ट हो रही है उसके हिसाब से साइड वाली लाइन्स भी शिफ्ट हो रही है कि MID कौन से लेवल पे। तो ये जो है एक मोड है जिसमें ऊपर की तरफ स्पीड वगैरह आपको दिख पा रहा है, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है, इकोनॉमी, चार्ज, पावर, स्टेटस वगैरह, या फिर आपको जो है इस तरीके से ओवरऑल देखना है। अब ये तीनों चीज़ों में जो है आप मल्टीपल अदर चेंजेस भी कर सकते हो। साइड में जो आप देख पा रहे हो कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो डिस्टेंस और कितना चलाई है, या एनर्जी फ्लो क्या है, या गाड़ी जो है उसका कंपस कहाँ पे दिखा रहा है, इकोनॉमी मॉनिटर, नेविगेशन, ये सब चीज़ें मतलब डिपेंड करना है, या कुछ नहीं देखना है तो यू कैन चूज़ कि आपको किस तरीके की चीज़ें जो है वो साइड में डिस्प्ले होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो कि परमानेंट रहती है यहाँ पे वो है आपका नीचे की तरफ फ्यूल और कितना जो है डिस्टेंस टू एम्प्टी है, और EV मोड पे है या नहीं है। ये आपका जो स्टीयरिंग व्हील है ये एडजस्ट होता है बिल्कुल रेच और रेक दोनों तरीके से, टिल्ट और टेलीस्कोपिक बेसिकली। अब इस दौरान जब मैं आपको ये समझा रहा था, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है टेंशन पे करते हैं तो एक चीज़ है जो कि आपने देखी होगी, ऑड लग रही होगी, वो ये आपको लग रहा है क्या ये एक्सेसरी है, एक्सेसरी होगी, इससे ज़्यादा आपने सोचा नहीं होगा। बट चमत्कार देखिए, ये मैंने इसको पकड़ा और ये बाहर आ गया, और ये देखा आपने छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको बूट में दिखाई थी, ये चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है। ये दरअसल एक स्मार्ट सा जो है होल्डर है जिसमें आप कई तरह की एक्सेसरी लगा सकते हो। तो ये जैसे ये 2000 रुपये का फ़ोन होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। कई लोग ऐसा बॉटल होल्डर बना रहे हैं, कई क्या चीज़ लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ ये नहीं पीछे वाला होल्डर है वहाँ पे ये आप लगा सकते हो। तो जैसे ये वाला पर्टिकुलर फ़ोन होल्डर जो है यहाँ से आप निकाल भी सकते हो और यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हो, या इस फ़ोन होल्डर को जो है अगर आपको चाहिए कि नहीं यहाँ नहीं लगाना, सॉरी चालू हो गया, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे भी एक जगह दिया हुआ है, तो आपको चाहिए कि भैया यहाँ लगा देना है, तो मैंने ये खींचा और ये यहाँ लगा दिया, तो फ़ोन होल्डर यहाँ पे लग गया। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इस पर अलग अलग लोग अलग अलग एक्सेसरी खुद से भी बना के जो है काम करके कुछ इंटरेस्टिंग सा डेवलप कर सकते हैं। बढ़िया चीज़ लगी मुझे ये, बहुत बढ़िया। एनीवे ये एक 10.1 इंच की बड़ी स्क्रीन है, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले ये इवेंट है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट्स है, वेरी ब्यूटीफुल। डायरेक्ट AC के, मोस्टली AC के शॉर्टकट है, और आपके पास में हैजार्ड लाइट का बटन है, और गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो तो उससे रिलेटेड है। ये बीच वाला पैनल कुछ नहीं करता, सब कुछ है जरूर प्लास्टिक, बट फील्स वेरी नाइस, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे 2-3 फ़ोन जो है एक साथ आप घुसा सकते हो। नीचे की तरफ 12V सॉकेट, 2 USB Type-C आपको मिल रही है, और ये आपको यहाँ पे फ़ोन वायरलेस चार्जिंग अगर करनी है तो उसका पैड मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग पैड जो है बेसिकली मिल रहा है। मैं एक बार इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि एक्चुअली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि वो वाला तो वायरलेस एंड्रॉइड या वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड चलाना तो उसका स्पेस है, बट अगर आपको वायरलेस चलाना हो तो वो भी इसमें अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे लगाया इसलिए ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड जो है वो क्या दे रहा है, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन है वो गेज करने का। वेल ये मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड जो है
इंटरेस्टिंगली आगे वाले जो है वो 7 वॉट की मैक्स स्पीड दे रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों, जबकि आई थिंक देने ही 15 वॉट तक की चाहिए। रियर वाले अभी आगे, रियर वालों की आगे बात करूँगा, रियर में चलूँगा तब। फिलहाल के लिए हम इस स्क्रीन पे लौटते हैं भाई। ये वाली जो स्क्रीन है, एक सेकंड रुको पहले तो आप। ओके, तो ये स्क्रीन जो है, अब इस पे आते हैं। 10.1 इंच की ये जो स्क्रीन है, काफ़ी अलग स्क्रीन है। एक बार की देखने में ऐसे लगता है कि आफ्टर मार्केट है, फिर बाद में आप जो इसमें डीप जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा नहीं, ये यूआई वगैरह सब ऐसा ही सेलेक्ट किया गया है। फॉर्चुनेटली, मतलब कैसी भी लग रही हो आपको भले ये यूआई वगैरह के मामले में, हर चीज़ ईजी टू यूज़ है। और सबसे कमाल चीज़ जो मुझे लगी, यहाँ पे ऊपर 3 जो बटन दिए गए हैं, इसमें से ये वाला जो है ये आपको सिंपल मोड पे ले आता है कि क्या करना चाहिए भाई। स्क्रीन बंद करनी है तो बंद कर लो, आपको चाहिए कि नहीं स्क्रीन मिनिमल डिस्प्ले से भी नीचे वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखनी चाहिए तो उस पर ले आओ, और क्लीनिंग करनी है तो आप जो है क्लीन कर लो, उसके बाद में 2 बार दबाओगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगी। एंड देन द अदर 2 बटन इज़ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज दी वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ऐसे तुरंत करके रखना है तो ऐसे करके रख भी सकते हो, और आपको ऐसा टेक्टाइल फीडबैक भी उनसे मिलता है। मतलब अगर किसी कंपनी को इन केस वॉल्यूम नॉब नहीं देना है तो दिस इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन अगर आपको करना हो तो। एनीवे, स्क्रीन में क्या क्या है, सबसे पहले ये होम बटन जो है यहाँ पे है क्लीन, कोई भी इशू जो है होम बटन में नहीं है। मैं थोड़ा सा टिल्टेड इसलिए लग रहा हूँ ताकि रिफ्लेक्शन आपको कम मिले, और हो सकता है थोड़ा सा व्यूइंग एक्सपीरियंस हल्का सा खराब हो, बट आई एम सॉरी अबाउट इट। तो इधर जो है आपके पास में विजिट आप देख पा रहे हो, ये फ़ोन का शॉर्टकट, ये ऑडियो, यहाँ पे नेविगेशन, यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें हैं। व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में सिंपल बेसिकली शॉर्टकट्स है, कुछ कुछ चीज़ों में एनर्जी किधर फ्लो हो रही है किधर नहीं हो रही है उसका शॉर्टकट है। जब गाड़ी चलने लगेगी तब ये थोड़ा सा बेटर दिखता है। उसके बाद में इन पे आएंगे, मतलब इसके अंदर डीप सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ आपके एसी के शॉर्टकट है, ये एसी का मोड हो गया बेसिकली कि कहाँ हवा जो है वो गिरनी चाहिए, और ये आपका फ़ैन जो है वो हो गया। और ये टच बेस नहीं है, मतलब ऐसे कि टच करके कर लूँ, नीचे से ही आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं इससे ही। और उसके बाद में ये जो है आपका टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। इंटरेस्टिंगली ये पता नहीं क्यों टच हो रहा है, वही होना नहीं चाहिए, सिर्फ ये टच होना चाहिए जो कि एसी ऑन एसी ऑफ, मतलब एसी ऑन ऑफ ये वाला फंक्शन है। ये आपके पास में म्यूजिक सोर्स आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद म्यूजिक प्ले कर लो। इधर आपके पास में जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कुछ कनेक्टेड है उसका शॉर्टकट आ गया यहाँ पे। और इधर आपके पास में एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशन में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, डिवाइस मैनेजर, रेडियो, ऐप्स, ब्लूटूथ, कैलेंडर, हियर नेविगेशन जो कि इनबिल्ट नेविगेशन है, वो सब चीज़ें हैं ही। ऐप्स में अगर आप जाओ तो आप और ज़्यादा ऐप्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको कुछ भी डाउनलोड वगैरह करनी है, मैप्स, नेविगेशन, म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड क्या करना है, या आप सिंपली सर्च कर लो स्पॉटिफाई वगैरह, बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिली जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अलग से ऐप स्टोर टाइप ऐसा फ़ोन वाला एक्सपीरियंस ही फील होने लगता है स्क्रीन पे। और मुझे तो विंडोज़ स्टाइल फंक्शन जो है बीच में, विंडोज़ के फ़ोन जब एंड में आने लगे तो उनमें जो फंक्शन आता है वैसा लगता है। इलेक्ट्रिक, वही जो चीज़ मैंने पहले ओपन करी थी कि एनर्जी किधर से कहाँ फ्लो हो रही है, अभी आप देख पा रहे हो इंजन चालू हो गया, बैटरी चार्ज करना शुरू करिए, मैं मूव नहीं हो रहा लेकिन फिर भी जो है उसमें आ ही जा रहा है। और मैं ये दिखाना चाह रहा था, सेटिंग्स जो है वो पेडेस्ट्रियन वार्निंग साउंड वगैरह, इसमें अडास फीचर्स आते हैं तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे। कैमरा जो कि मैं बोल रहा था काफ़ी बुरा है, आप उसको साक्षात देख लीजिए, मेरी बात ना भी मानो तब वो समझ में आ जाएगा कि हाँ उतनी तो कोई बढ़िया क्वालिटी ना ही है नहीं, ना ही ये 360 दिखाता है कैमरा का, तो वो भी एक दिक्कत, मतलब ओवरऑल ऐसा टॉप बर्ड आई व्यू वाला सीन जो है वो नहीं है। एयर क्वालिटी बेसिकली एयर प्यूरीफायर है वो दिखाता है यहाँ पे। माई ड्राइविंग में आपको मिलेंगे मल्टीपल और सेटिंग्स जो कि मल्टीपल और इन्फॉर्मेशन जो कि बेसिकली आपकी ट्रिप वगैरह से रिलेटेड है कि कितना कहाँ क्या आपने कंज्यूम किया है। ड्राइविंग असिस्टेंस में फर्दर जो सेटिंग्स है एडास की वो है यहाँ पे। माई सेफ्टी ऑल ऑन, प्रेसो मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट सेफ्टी जो है वो जो प्रेस करने पर क्या क्या ऑन रहनी चाहिए, क्या क्या ऑफ होनी चाहिए। साइड में बटन मैंने आपको दिखाया था, ये वाला बटन उससे रिलेटेड है, इसको दबाएं तो क्या बंद हो जाए क्या चालू हो जाए, विच इज़ अ गुड थिंग। एक बार मेरे को देखना, मतलब जैसे मैंने सेट कर लिया कि इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है इंडिया के हिसाब से थोड़ी डेंजरस हो जाती है सिटी में, तो मैंने सेट कर दिया कि इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है बंद कर दो जब भी मैं बटन प्रेस करूँ, बाकी सब ऑन रखो, और जब मैं बटन वापस प्रेस करूँ तो बाकी सब ऑन कर दो। वैसे वाला सिस्टम जो है यहाँ पे करने का ऑप्शन, दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। बाकी ब्रांड्स को जो है इससे सीख लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया काम किया तुमने रेनो डाशिया, बहुत बढ़िया काम, मज़ा आ गया। एनीवे यहाँ पे जो है ये कंफर्ट फॉलोइंग डिस्टेंस वगैरह वाला जो है वार्निंग दिखानी नहीं दिखानी, पार्किंग से रिलेटेड कई तरीके की सेटिंग्स, ये सारी एडास के फीचर्स हो गए। ऑल रोड इन्फॉर्मेशन, अब ये वाली गाड़ी जो है इसमें तो कुछ खास काम का नहीं है बिकॉज ये 4x4 नहीं है, बट 4x4 में जो है फर्दर यहाँ पे ना सिर्फ 1-2 मोड्स वगैरह की वजह से डिस्प्ले चेंज जाती है, बल्कि कई फंक्शन भी आते हैं, और इसमें भी जो है आपके पास में अवेलेबल है हिल डिसेंट कंट्रोल, तो उसको भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मोटा मोटी जो है वो देखने को मिलेगी। एक्सेस जो है
वो कंट्रोल ऑटो डोर लॉक वाइल ड्राइविंग और साइलेंट मोड, हैंड्स फ्री लॉक एंड लॉक, ये वेलकम फंक्शंस वगैरह है। यहाँ पे वाइपिंग मतलब बेसिकली फ्रंट वाइपर रियर वाइपर जो है उससे रिलेटेड सेटिंग है। कॉकपिट में स्क्रीन की ब्राइटनेस, स्क्रीन की थीम तो नहीं, मतलब बेसिकली आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ये ब्लू की जगह सब ग्रीन कर दो तो ग्रीन जो है ये ग्रीन हो गया ये सब कुछ। और ये एम्बिएंट कलर जो है वो बाहर कोई एम्बिएंट लाइटिंग का नहीं है, बस स्क्रीन का ही है। विजेट्स जो है वो आपको एडिट करने कहाँ क्या दिखना चाहिए तो वो आप यहाँ पे फर्दर कर सकते हो। उसके अलावा सेटिंग्स में जब चाहोगे तो साउंड, नेटवर्क, ब्लूटूथ, लोकेशन, प्राइवेसी, एप्स, नोटिफिकेशन, डेट, प्रोफाइल, सिक्योरिटी, सिस्टम अपडेट एंड असिस्टेंस, ये सेटिंग है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डीप कहीं अभी जाननी हो, क्योंकि इंडिया जब आएगी तो थोड़े चीज़ें जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास में यहाँ पे जरूर इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा स्पेस इधर आ गया, ये आपका ड्राइव सेलेक्टर हो गया, रिवर्स पार्क, न्यूट्रल वगैरह सब कुछ ड्राइव वगैरह यहीं से होते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। जो 4x4 है उसमें यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, वो नॉब से आप सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली कि आपको मतलब वैसे गाड़ी जो है वो किस तरीके के मोड में चाहिए। इंटरेस्टिंगली इसका जो 4x4 इंजन है उसकी हम बात करेंगे अभी। यहाँ पे जो है आपके पास में 2 बॉटल होल्डर है और यहाँ पे बड़ा एक स्पेस है। एंड स्पीकिंग ऑफ स्पेस, यहाँ डस्टर लिखा हुआ है, ये बड़ा ग्लो बॉक्स है। हालांकि मुझे लगता है इंडिया जब आएगी तो ग्लो बॉक्स छोटा हो जाएगा, बिकॉज हमने देखा है कि रेनो ने पिछली बार जब राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ड्राइव वो करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस वगैरह जो है उनका गड़बड़ हो जाता है मामला, और वही मेरे ख्याल से गड़बड़ यहाँ पे होगी। ग्लो बॉक्स जो है जब राइट हैंड ड्राइव वाले में थोड़ा सा छोटा ही प्रॉब्लली हो जाएगा। एनीवे, तो ये सीट्स में एक बार सीट फिर भी बता देता हूँ आपको, जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि इस सीट का जो मटेरियल आप देख पा रहे हो, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है और थोड़ा गंदगी भी जल्दी से झेल रहा है। तो इंडिया में तो कपड़ों वाली फैब्रिक सीट वगैरह भी लिया हो तो ज़्यादा बेटर है, बट लुक्स नाइस, एटलीस्ट ऑन कैमरा इट लुक्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो वो वाली चीज़ है। उधर भी सिमिलर स्पेस है, स्पेस में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। और मैं अब जो है पीछे जाने का इंतज़ाम करता हूँ, बट उससे पहले मैं एक पीछे चीज़ कर लेता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं आता है आपको, नॉर्मल यही देखने को मिलता है ऊपर नीचे, जो आपका पुराना टिपिकल पुराने ज़माने का जो सिस्टम है ना IRVM का, एंड बहुत ही पतला और बहुत ही वैसा सा है यार। इसकी तो क्वालिटी थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी फॉर श्योर। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में हेलोजन लैंप है। जी हाँ, हेलोजन बल्ब जो है वो अभी भी रेनो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। SOS का बटन इधर दिया गया है और आपके पास में जो है इधर वैनिटी मिरर जो है वो है, किसी भी तरीके की लाइट नहीं है। एंड ये जो है इधर भी काफ़ी स्पेस छोड़ता है, एक्सटेंड नहीं होता है। एक अच्छी चीज़ जो कि आपने ऊपर देखी नहीं देखी भाई, ये वो पुराने ज़माने में जो सूट वूट पहनते थे ना, उनका जिस तरीके का टेक्सचर होता था वैसा है। फील्स वेरी नाइस, बट कोई सनरूफ नहीं है। तो इंडिया में लोग जो है ज़रूर हेट करेंगे इस वाले मामले को कि सनरूफ कैसे नहीं दिखी। पीछे भी रीडिंग लैम्प जो है हेलोजन का ही है। एनीवे, यहाँ पे यही चीज़ें जो कि मुझे बतानी थी। मैं सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। सीट के एडजस्टमेंट पे भी आते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो कि थोड़ा सा ध्यान के आपको डिसअपॉइंट होगा। सीट जो है मैंने एडजस्ट पूरी कर ली। देखो, इंडिया में लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली कंफर्ट जो है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं फीचर्स वगैरह के हिसाब से। वो फीचर्स को कंफर्ट की तरफ मानते हैं इनिशियली जब वो गाड़ी खरीदते हैं। वो अलग बात है कि थोड़े टाइम में चीज़ें समझ में आने लगती है। और बाय द वे, वहाँ पे अगर वो देख पा रहे हो स्पीकर दिया हुआ है अंदर की तरफ, तो इसका म्यूज़िक सिस्टम ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और ऐसा बेकार भी नहीं है। जो कंफर्ट वगैरह वाले फीचर्स वगैरह वाले मामले में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ ज़रूर है जो कि फीचर और थोड़ा कंफर्ट भी लाती है, वो इलेक्ट्रिक सीट। तो वो जो है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। भूल जाओ कि किसी तरीके का आपको मिल जाए वेंटिलेशन, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक सीट जो है भी नहीं मिलती है। अच्छी बात ये है कि एक ज़माने में बताओ डस्टर की सीट कैसे एडजस्ट होती थी, जैसे सीट से उठ के पीछे आगे करना पड़ता था, वो नहीं है सिस्टम यहाँ पे। ये मैं वापस अपनी पोजीशन पे कर देता हूँ, 2 क्लिक डाउन, पीछे जो है जाके देखते हैं कितना स्पेस है। तो मैनुअल एडजस्टमेंट वगैरह सब आपको मिलता है। हालांकि लंबार सपोर्ट मिलता है, जो मैं एडजस्ट कर रहा था इसमें, हाँ यहाँ ये देखो लंबार सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मिलता है, वो मैं एडजस्ट कर रहा था थोड़ी देर पहले। एनीवे, तो हमारे पास में जो है अब पीछे की तरफ यहाँ से दरवाज़ा खुलता है और हम चलते हैं और बात करते हैं क्या क्या है। क्योंकि पीछे की तरफ थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, उसका रीज़न समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है टिंटेड ग्लास मिलते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि स्पेस कैसा है, बहुत बढ़िया स्पेस है भाई। इस गाड़ी में बढ़िया स्पेस निकाला हुआ, अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा स्पेस ना सिर्फ आपको यहाँ देखने को मिलता है, बल्कि थाई सपोर्ट जो है भी ठीक है। हालांकि ये सीट ओवरऑल एक्सटेंड इतनी नहीं होती, आमतौर पे सीट जो है यहाँ आती है मेरे, बट ये यहीं तक आती है, तो थोड़ी सीट छोटी है, बट ओवरऑल थाई स्पेस वगैरह जो है वो थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, और ये लेग स्पेस वगैरह वो नीचे जो पाँव रखने की जगह है वो भी काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे आपके पास में ऑटो अप वाला सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। अगेन एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक, कुछ भी चीज़ नहीं है बात करने लायक चीज़। ऊपर की तरफ स्पेस बढ़िया दिया गया है, कोई भी इशू उसमें भी नहीं है। ओवरऑल सीट का रिक्लाइन जो है वो भी बढ़िया है। वो अलग बात है कि आपको अगर स्प्लिट करना हो मामला,
तो 40-60 वाले रूप में ही जो है चीज़ें स्प्लिट होती है। और आपको स्प्लिट करने के लिए भी मेरे ख्याल से साइड में से करना पड़ता है। हाँ, मतलब यहाँ से आपको जो है नीचे गिरानी पड़ेगी। नहीं, यहाँ से भी नहीं है, सीट नीचे, अच्छा ये यहाँ से गिरती है, ये हुक जो है उधर वाला दब गया होगा, तो इस तरीके से जो है नीचे आ जाता है और बूट आपका एक्सटेंड हो जाता है। इसको तो हम लगाते हैं वापस, कोई भी बीच में कप होल्डर या आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया। 3 सीट बेल्ट, 3 हेडरेस्ट ज़रूर आपको मिलते हैं। ये आपको मिलता है थोड़ा सा स्पेस। और ये देखो यहाँ पे हमारा प्यारी चीज़ जो है वो यहाँ पे भी आ गई है। नीचे 2 USB Type-C और है, दोनों मैक्सिमम जो है 15 वाट डिस्चार्ज करनी चाहिए। अभी की तरफ पीछे वाले 12.2 वाट जो है वो डिस्चार्ज करी इंडिविजुअली। एनीवे, और कुछ नहीं है पीछे बताने के लिए। एमिनिटीज़ वगैरह सब जो है वो मैंने आपको दिखाई दी है, ये मैंने आपको आगे दिखाई दिया था। और ग्रैब हैंडल जो है वो सॉलिड स्टर्डी है, कुछ भी बात करने लायक चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक हुक दिया गया है और ये गाड़ी इंगेजिंग होनी चाहिए ड्राइव करने के लिए, बिकॉज डस्टर जानी जाती थी अपनी दमदार राइड क्वालिटी के लिए, ऑब्वियसली अच्छे इंजन्स के लिए। तो अब देखते हैं दोनों बात है या नहीं है। चलो, ओके, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो हमें उल्टा रास्ता लेना पड़ेगा। ऐसा कम ही होता है विदेशों में मैं उल्टा रास्ता लूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए लेना पड़ा। एनीवे, तो बात ये थी कि ड्राइव करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता था, और वो ये कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 217 mm है भाई, 217 mm। तो वो काफ़ी बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे हो गई है। एक स्कैन करो, बताओ कितने रुपये मांगोगे भाई आप। ये बोल रहा है 3 यूरो दे दो, 3 यूरो दे देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको। 3 यूरो जो है आप ले लो, ये लो। ये हमने इसको 3 यूरो देने की कोशिश करी और मेरे ख्याल से तो अप्रूव्ड हो गया मामला। चलो, खुल जा सिम, खुल जा, ये ले बस, रिसीट पे ले ली। एनीवे, तो 217 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। पिछले वाले डस्टर जो है उसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया थी, कोई भी इशू ग्राउंड क्लियरेंस रिलेटेड उसमें भी नहीं था, और इसमें भी जो है किसी भी तरीके का इशू आपको ग्राउंड क्लियरेंस का नहीं होना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं गलत आ गया हूँ तो मेरे को यूटर्न मारना पड़ेगा आगे से कहीं से। लेट्स सी कितना लंबा रास्ता हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो सीधा ही चलते रहेंगे। एक चीज़ ज़रूर है कि अनलाइक ओल्ड डस्टर, ये बैठते ही उतनी रगड फील नहीं होती है, बिकॉज स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट है और थोड़ा ना जो ओवरऑल दरवाजे वगैरह जो सब चीज़ें हैं उनमें जिस तरीके का अब शैसी में इस्तेमाल किया गया चीज़ों का, तो वो थोड़ा सा फीलिंग जो है वो आपकी ज़रूर ऑफ हो जाती है। मतलब मेरे को तो एटलीस्ट वो फील आई कि भैया थोड़ा सा मज़ा जो है वो कम आ रहा है। एनीवे, तो अब बात करते हैं एक एक चीज़ों की। सबसे पहले विजिबिलिटी की बात करते हैं। पुरानी डस्टर जो है उसी की तरह इसकी भी विजिबिलिटी बढ़िया है, आसपास का सब मस्त दिखता है। ए पिलर थोड़े कम चौड़े हुए हैं तो थोड़ा और बेटर ए पिलर की विजिबिलिटी वगैरह जो है यहाँ पे हुई है, बट एवरीथिंग इज़ फाइन इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। आपको चाहिए तो 360 डिग्री कैमरा आता है वैसे तो, हालांकि विजिबिलिटी ऐसी कि 360 डिग्री कैमरा की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि वो कोई यूज़ करने लायक चीज़ बची है। उसके अलावा हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो पार्किंग सेंसर्स है वो बखूबी चारों तरफ जो दिए हैं वो काम के हैं, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है आपको टाइट जगहों पे, जिस तरीके की बनावट है गाड़ी यहाँ से ऊंचा जिस तरीके दिया गया है, तो साइड में आपको जो है कभी कभार गेज करने में उनकी हेल्प लगती है, और वो हेल्प वो कर देते हैं, उसमें कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो एर्गोनॉमिक्स है। एर्गोनॉमिक्स सुधरे हैं पिछले वाले के मुकाबले। पिछले वाले में कहा क्रूज कंट्रोल के 4 बटन, ये वो इधर दिया हुआ है, वॉल्यूम इधर से एडजस्ट करो वो करो। दिस इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स, तो वो एक बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती रहे ना, तो ऐसा मन जो है वो भी अच्छा लगा रहता है कि हाँ भाई देखो कंपनी जो है कुछ काम करी, कुछ ढंग का काम इन्होंने किया है। एनीवे, उसके बाद में बात आती है कि किस तरीके का ओवरऑल गाड़ी का जो है मतलब ड्राइवर का कंफर्ट है। ड्राइवर का कंफर्ट भी ठीक है। हाँ, मुझे और बेटर लगता अगर वेंटिलेटेड सीट्स, या लेट से इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह का ऑप्शन देते, या ऑप्शन रखा जाता कि इलेक्ट्रिक सीट भी जो है कई लोगों को पसंद आती है। आई एम नॉट पर्सनल फैन, बट कई लोगों को जो माइन्यूट एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिक सीट के वो बहुत सही लगते हैं, तो वो चीज़ जो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दी जानी चाहिए थी। एनीवे, वो एयर फ्रांस का A350 गया। तो मैं बात ये कर रहा था, मैं सीधा एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ, इसको रिटर्न करके फिर मैं भी फ्लाई आउट ही करूँगा। ये पुरानी वाली डस्टर बाय द वे, ये भी डाशिया नाम से यहीं पे आ रही, ये सही लगती, तो ऐसा कैरेक्टर तो सही था, ये तो मतलब ऐसा कैरेक्टर, अलग कैरेक्टर था गाड़ी में। एनीवे, तो मैं बात ये कर रहा था आपसे कि ड्राइविंग कंफर्ट हो गया, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिक्कतें मैंने आपको जो थी वो बता दी है। मुख्य मुद्दा है गाड़ी चलने वालने में कैसी है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मेरे को आया है। और डिसअपॉइंटमेंट मुझे इसलिए आया कि पुरानी डस्टर की क्या गजब राइड क्वालिटी थी, क्या ही बढ़िया। ये एक और आ गई सामने, यहाँ बहुत भाई डस्टर चलती है, नहीं डस्टर नहीं है, हाँ डस्टर ही है, नहीं ये तो वो है सॉन्डेरो है। एनीवे, तो पुरानी डस्टर की क्या मस्त राइड क्वालिटी थी, और स्टीयरिंग जो है उसका हाई स्पीड जरूर झटके वटके खाता था और ऐसा अजीब सा था। ये वाला स्टीयरिंग लाइट हो गया है, बट
थोड़ा वेग हो गया है, इतना मतलब ऐसा मस्त फीडबैक जो है वो सड़क से नहीं आता है। और राइड क्वालिटी जो है वो भी थोड़ी सी, जैसे ही शार्प गड्ढे आते हैं ऐसे भड़ करके आवाज़ जो है वो अंदर आती है, जो कि पिछले वाली में बिल्कुल नहीं आती थी यार। तो ये ज़रूर एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी मुझे लगता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा गड्ढा है मेरे पीछे, क्योंकि कोई नहीं आ रहा, तो मैं इस तरीके की स्टंटबाजी कर लेता हूँ। जब ये गाड़ी ऐसे गड्ढे उड्ढों में जाती है तब तो बहुत ही प्यारे तरीके से निकल के आती है, कोई भी इशू उनमें नहीं है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या ना कि जब भी आप मतलब ऐसा जो शार्प या अपने वाले गड्ढे होते हैं ना, जो अपनी सड़कों पे होते हैं, वो जब आते हैं वहाँ पे धड़ करके ऐसे आवाज़ अंदर आती है जो पहले नहीं आती थी। नाउ दिस कैन बी बिकॉज ऑफ टायर, और अगर ये टायर की वजह से है फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि टायर तो इंडिया में आएंगे तो चेंज हो जाएंगे, और इंडिया में रेनो मोस्ट लाइकली ढंग के टायर चूज़ कर लेगी जो कि गड्ढों के हिसाब से बने हुए हैं, और ये थोड़ा रोड के हिसाब से ज़्यादा बने हुए हो गए। बट अगर ये टायर नहीं है तो मामला जो है वो थोड़ा सा मेरे को मन जो है बेसिकली मेरा खट्टा हो सकता है, बिकॉज सस्पेंशन तो इसकी जान थे। ये फिर से आगे डस्टर बहुत चलती है भाई, यहाँ बहुत चलती है, ट्रस्ट मी। एनीवे अब हम इंजन पे आते हैं। तो इंजन जो है वो 1.6 लीटर का हाइब्रिड इंजन में चला रहा हूँ। ये 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 140 PS और 148 न्यूटन मीटर ये पावर फिगर जो है वो निकाल के रखता है। अब ये दो मोटर्स लगी हुई है, एक छोटी और एक बड़ी मोटर है। बड़ी मोटर मोस्टली ड्राइव का काम करती है, इंजन उसको असिस्ट करने का काम करता है, और जो छोटी मोटर है वो मोस्टली रीजनरेशन से रिलेटेड चीज़ें करती है। तो छोटी वाली जो मोटर है उसको अगर हम बेसिकली एक बार की छोड़ भी दें तो हाउ द ओवरऑल फंक्शनिंग इज़, अरे भाई ये तो पीम 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 हो गया ना, 50 की स्पीड आ गई। अब मेरे को क्या बार बार पीम पीम कर रहे हो? हाँ जाने दो, 80 की स्पीड पे जाने दो। हाँ तो जो फंक्शनिंग वगैरह कैसी है इनकी उसकी बात करते हैं। तो सीमलेस है ओवरऑल। इंजन जब चालू होता है तो उसकी फीलिंग जरूर आपको आती है, हूँ करके आवाज़ करता था अलग ही, और थोड़ा उसका रिफाइनमेंट बेटर हो सकता था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ओवरऑल सीमलेस फंक्शनैलिटी है, पावर की वजह से कहीं कमी फील नहीं होती है। ऑब्वियसली जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, बढ़िया तो पावर है भाई उसकी, 130 और 230 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। क्या ही मस्त इंजन वो जो है इन टर्म्स ऑफ पावर वगैरह होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कई लोगों के लिए। बट ये जो है हाइब्रिड आपको मोस्टली सिटी वगैरह के चलाने के हिसाब से बढ़िया है। फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक दे रही है। फ्यूल एफिशिएंसी मैं जब हाईवे पे चला रहा हूँ तो 18 के आसपास की निकल के आ रही है, सिटी में जब चला रहा हूँ तो 20 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी निकल के आ रही है। तो फ्यूल एफिशिएंसी वाला पर्पस जो है ये वाली गाड़ी यहाँ पे सॉल्व कर देती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली आपको, अगर आप उस तरीके के ड्राइवर हो जिनको कहते हैं ना इंजन का शोर और इंजन का फील और हर चीज़ पसंद है, जो कि डीजल चलाते रहे, टॉर्क वॉर्क का मज़ा चाहिए, उनके लिए यहाँ पे जो है सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि चले गए वो डीजल भाई साहब, गए वो पुराने ज़माने की बातें। जो 4x4 पेट्रोल के साथ आ रहा है वो मैंने चलाया नहीं, कितना मज़ेदार है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मारुति ग्रैंड वितारा के साथ में देती है उससे बेटर होना चाहिए, बिकॉज वो ग्रैंड वितारा वाला जो है उसमें इंजन में इतना टॉर्क नहीं है जितना इस वाले इंजन में टॉर्क है। बट जो असली बात है वो तो चला के चीज़ें पता चलने लगेगी ये क्या चीज़ है कैसी है। उसके अलावा क्या है, ब्रेकिंग वगैरह थोड़ी सी मुझे लगता है ब्रेक इम्प्रूव करने के डेफिनेटली चांसेस थे। ब्रेक जो है उनको इम्प्रूव किया जा सकता था। और ये फिम बोल रहा है, इसका तो इलाज है मेरे पास में, मैंने क्यों पहले इलाज ट्राई नहीं किया। इलाज यहाँ से बाय द वे, हाँ ये ई सेव मोड क्या है, तो जैसे अब ई सेव मोड मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया ई सेव। तो बैटरी जो है इतनी चार्ज रहेगी कि मैं घर वगैरह पे भी जाऊँ तो भी थोड़ा सा सिर्फ बैटरी ऑनली, ईवी ऑनली मोड पे जो है वो चल सके अगर मैं चलाना चाहूँ तो। दो ऐसा कोई मोड वोड ऐसा आपको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं दिया गया है कि कब कहाँ क्या करना है, बट आपकी इनिशियली चालू होकर गाड़ी ईवी पे मोड पे ही चलती है जब तक बैटरी में इनफ जूस है। फिर बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर वो नहीं चलेगी। तो ई सेव मोड में बस आप ये इंश्योर करते हो कि बैटरी जो है वो चार्ज रहे और आप जो है इलेक्ट्रिक मोड पे चला पाओ जब भी आपको चलानी है। ये हमारे पास में एक और डस्टर आ गई भाई। इतनी डस्टर आपने इंडिया में नहीं देखी हुई जितनी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी है। मतलब टाइम ऐसा बोल रहा हूँ कि 5 मिनट में इतनी डस्टर इंडिया में नहीं देख पाते होंगे आप। बाकी तो भाई क्या है, एसी ठीक काम कर रहा है, राइड क्वालिटी थोड़ी और बेटर होनी चाहिए। इंडिया ले आया तो टायर वगैरह के साथ में प्ले कर देना, मेरे ख्याल से वो चीज़ बढ़िया है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मुझे लगता है कि जो डस्टर ब्रांड है वो इंडिया में अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि रेनो को ये वाली चीज़ डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए कि एक बार फिर से एक रगेड एसयूवी थमा के दो लोगों को, ताकि लोगों को याद आए कि जो बाकी एसयूवी इस सेगमेंट में है उनसे दमदार एक गाड़ी है। वैसे अभी करंटली अगर देखा जाए टेक्निकली तो टाटा वाली गाड़ियों की चलो सस्पेंशन ठीक है, एंड जो ये मारुति वाली ग्रैंड विटारा वगैरह वाले इनके सस्पेंशन जो है वो भी थोड़े से ठीक हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है सेगमेंट में कुछ बहुत अच्छे सस्पेंशन वाली गाड़ियों की, क्योंकि अब धीरे धीरे सुधर गए। इनफैक्ट क्रेटा और सेल्टोस वगैरह के भी जो है अब तो काफ़ी हद तक सुधरे हुए हैं अगर आप सही टायर और सही सेटअप के साथ चल जाओ तो। बट इसके तो अलग ही बात थी।
एनीवे ये बातें हैं। अब हमारा वक्त आ गया है गाड़ी को रिटर्न करने का, तो अब हम रिटर्न करेंगे रिटर्न। और आप जो है आप डस्टर के रिटर्न होने की उम्मीद जगाए रखिए। मेरी भी उम्मीद यही है कि डस्टर आएगी, मेरे घर अर्जुन आएंगे। कुल मिला के मुझे इस गाड़ी को चला के ये समझ में आ रहा है कि जो एक भयंकर यूएसपी हुआ करती थी इसकी कि स्टीयरिंग फील और जो सस्पेंशन वाली चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी मेरे को यहाँ पे डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही है, उतना बढ़िया नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि जो गड्ढे वगैरह वाली कैपेबिलिटीज़ है वो सिर्फ टायर चेंज करने से थोड़ी बेहतर लगने लग जाए, तो वो तो जब इंडिया आएगी गाड़ी तभी हमें ज़्यादा बेटर पता चलेगा। और इंडिया आएगी तब ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि क्या इस तरीके की प्राइसिंग पे आ रही है जिस तरीके की प्राइसिंग पे यहाँ यूरोप में आ रही है, बिकॉज इन प्राइसिंग के साथ में जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इंडिया अगर ऑब्वियसली इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो काफ़ी सारे फीचर्स आगे पीछे भी होंगे और प्राइसिंग जो है वो भी आगे पीछे होगी। तो भारत आ जाए तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और रेनो प्लीज़ अब ले आओ कुछ गाड़ियाँ, इट्स द टाइम, दिस ईयर इज़ द लास्ट ईयर जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाओ, या लेट से मार्च 2026 से पहले कुछ कर लो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। मार्केट आपके हाथ से जो है ऑलमोस्ट पूरा जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।